हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। तो जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि अभी मैं जो एएमओ के इंटरव्यू डिफरेंट स्टेट्स में चल रहे हैं या होने वाले हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, यूपी और एमपी में जो भी एएमओ के इंटरव्यू होने वाले हैं, इसके साथ ही साथ जो अदर स्टेट्स हैं जहाँ कहीं भी एएमओ के इंटरव्यू होने वाले हैं, उन सभी के लिए क्लासेस रन कर रही हूँ, जिसमें मैं जो इंटरव्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उन सभी को कवर कराती हूँ। इसके साथ ही साथ जो नोट्स हैं, जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ड्रेस कोड वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो अपनी क्लासेस में देती हूँ और नोट्स जो है उनके पीडीएफ वगैरह शेयर करती रहती हूँ। इसके साथ ही साथ जो मॉक इंटरव्यू है वो भी कंडक्ट होते रहते हैं, डेली बेसिस पे होते हैं। और मेरे अलावा जो अदर सेलेक्टेड मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जो पहले से गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हैं, वो लोग भी टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स जो है उनका इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट कराते रहते हैं। तो आप में से जो भी लोग एएमओ के लिए यानी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो लोग मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप पहले मेरे टेलीग्राम चैनल आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी के नाम से है जो, उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस जो है मेरी क्लासेस ज्वाइन करने का वो आपको समझ में आ जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम है, आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी और टेलीग्राम चैनल का नाम आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, मैं जो बीएमएस फर्स्ट ईयर, फर्स्ट प्रॉफ, सेकंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ या जो पहले जो फोर्थ प्रॉफ भी होता था यानी फाइनल प्रॉफ, उसके स्टूडेंट्स हैं और जो अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, डिफरेंट प्रॉफ के सब्जेक्ट, तो उन सभी के लिए 1 जुलाई से मैं क्लासेस शुरू करने वाली हूँ। तो जो डिफरेंट प्रॉफ के स्टूडेंट्स हैं और जो डिफरेंट सब्जेक्ट जो हैं हर प्रॉफ के, उन्हें पढ़ना चाहते हैं, उसका सिलेबस आयुर्वेद प्लस मॉडर्न पूरा अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए मैं उन्हें पूरा उसका प्रिपरेशन कराऊंगी। तो जो ये बैचेस हैं वो 1 जुलाई से शुरू होंगे। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो मेरे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए भी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को आयुर्ज्ञान विद डॉक्टर रागिनी के नाम से जो, उसे ज्वाइन कर लें और वहाँ आप पूरी डिटेल्स जो है वो पा सकते हैं कि कैसे आप ये बैचेस जो हैं, जो कि फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ, थर्ड प्रॉफ और जो फाइनल प्रॉफ के स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ प्रॉफ यानी हैं, वो लोग कैसे ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस जो है वो जुलाई में 1 जुलाई से शुरू होंगी, तो उससे पहले आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर लें ताकि आपका कुछ भी जो कोर्स है वो मिस ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने गायनी में जो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड डिसऑर्डर थे, यानी कि जैसे प्रदर है, क्रक्षार्तव है, अल्पार्तव है, और इन्हीं का मॉडर्न जो कोरिलेशन है और कैसे का इनका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वगैरह होती है, वो सारा सब कुछ हमने पढ़ा था। आज जो हम लोग 2-3 जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से गायनी ऑप से रिलेटेड, जिसमें कि क्या एक इन्फर्टिलिटी है, दूसरा क्या है पीसीओएस है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो गर्भ मास अनुमासिक वृद्धि है या फिर जो गर्भिणी परिचर्या है कि 9 महीने में पेशेंट को कैसा क्या खाना खाना है, क्या नहीं खाना है, वो सारा सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप जो है उस पर शेयर कर दिया था। तो आप लोगों को उसे एक बार देख लेना है। आप चरक या सुश्रुत जिसके हिसाब से भी चाहें, किसी एक के हिसाब से वो याद कर सकते हैं। जो मास अनुमासिक वृद्धि है वो आप लोग सुश्रुत के हिसाब से याद करें तो भी ठीक है, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि शारीरिक सुश्रुत श्रेष्ठा कहा गया है। और अगर आपको चरक के हिसाब से याद है तो भी कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत बस दोनों में डिफरेंस है ना, कि मन का प्रादुर्भाव कब होता है, या षष्ठे बुद्धि सुश्रुत ने कहा है ना, चरक ने जो है वो चौथे महीने माना है, जो सुश्रुत उन्होंने 5वें महीने में मन का प्रादुर्भाव माना है। तो ये 1-2 डिफरेंस है, वो आप देख लीजिएगा। अगर इन केस आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ये कॉमन क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा। जैसे इसे आप एएनसी से कोरिलेट कर सकते हैं, जो गर्भिणी मास अनुमासिक परिचर्या है उसको, जैसे कि हम लोग क्या डाइट वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं, कभी कभी वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एएनसी से रिलेटेड क्या कुछ वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, क्या कुछ बताया गया है, तो वहाँ बता सकते हैं कि जी बिल्कुल है। यहाँ पे जो मास अनुमासिक परिचर्या बताएगी कैसे फर्स्ट मंथ से लेके जो 9th मंथ है यानी डिलीवरी तक फीमेल जो है उनको कैसा खाना खाना है। ठीक है, जैसे सुश्रुत ने तो
पहले के 3 महीनों में क्या मधुर औषध से सिद्ध क्षीर का सेवन करने के लिए कहा है ना। तो इस तरीके से क्या है पूरा बता सकते हैं कि हमारे में 9 मंथ तक उसकी क्या डाइट होनी चाहिए, क्या आहार विहार। इसी तरह बताया गया है कि अगर पेशेंट जो है वो ज़्यादा सोती है तो उसका बच्चा कैसा होता है, थोड़ा सा मंदबुद्धि पैदा होता है, ठीक है, आलसी। तो अगर स्त्री जो है वो गर्भावस्था में अधिक क्रोध करती है तो बच्चा क्या है उन्मादी होता है, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर स्त्री जो है वो ज़्यादा कुछ भी वातवर्धक चलना फिरना इस तरीके के विहार का प्रयोग करती है तो बच्चे में क्या होते हैं वो अपस्मारी होता है। तो इस तरीके से पूरा आहार और विहार दोनों के बारे में क्या है आयुर्वेद में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जिससे हम लोग क्या मॉडर्न के टाइम में एएनसी से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो डिलीवरी का है, स्टेजेस ऑफ लेबर या जो प्रसव आयुर्वेद में जो वर्णन है कि जैसे आचार्यों ने बताया है कि जब इस डिलीवरी हो उस समय पे क्या है जो ट्रेंड महिलाएं हैं, ठीक है, उन्हें क्या है सबसे पहले तो क्या है जैसे ही 9वीं महीना शुरू होता है, ठीक है, उसी समय क्या आचार्यों ने कहा है कि एक क्या है जो प्रसव के लिए जो कुटी है उसका निर्माण कर लेना, जहाँ पे क्या है बच्चा जो है जन्म लेगा उसका पहले से ही व्यवस्था, यानी कि एक हम कह सकते हैं कि लेबर रूम है उसको बनाने का पूरा उन्होंने तरीका बताया, कैसे कितना बड़ा कैसा होना चाहिए। फिर जो ट्रेंड दाइज हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनका इंतजाम उन्होंने कहा है कि इस तरीके की कुछ महिलाएं हैं जिनके नाखून कटे हुए हों, यानी कि हाइजीन क्या है प्रॉपर्ली मेंटेन्ड हो, ठीक है, इससे हम ये समझ सकते हैं। तो उन्होंने पूरा उसको डिस्क्रिप्शन में दिया है, बताया है पूरा कि हाँ कैसे क्या प्रसव कराना चाहिए, ठीक है। फिर जो स्टेजेस हैं कि पहले क्या आवी का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि क्या है जो लेबर पेन्स होते हैं वो आना स्टार्ट होते हैं, वहाँ से लेके जो अपरापातन है वहाँ तक, जो मॉडर्न में भी हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है। तो ये सारा सब कुछ जो है वो आयुर्वेद में बताया गया है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कभी कभी पिछले बार भी एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि गर्भिणी, जैसे आजकल हम लोग मॉडर्न टाइम में एएनसी की बात करते हैं, एंटीनेटल केयर की, तो क्या आपके आयुर्वेद में भी इस तरीके का कुछ मिलता है, कुछ वर्णन है इस तरीके की कुछ चीज़ों का? तो आप वहाँ बता सकते हैं कि जी सर, गर्भिणी से रिलेटेड जो भी आहार विहार जो पूरा परिचर्या है उसका वर्णन हमारे आयुर्वेद में मिलता है। इसलिए मैंने आपको वो नोट्स शेयर कर दिए हैं, तो आप वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज अब जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वो है इनफर्टिलिटी के बारे में, ठीक है। इनफर्टिलिटी को आयुर्वेद में क्या है बंध्यत्व नाम से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बंध्यत्व का मतलब क्या होता है, जब, या इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, जब 1 साल तक जो हस्बैंड और वाइफ है यानी कपल है, कपल जब 1 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के रेगुलर जो कॉइटस है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है उनको वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या इनफर्टिलिटी या फिर बंध्यत्व कहते हैं। यानी 1 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के रेगुलर कॉइटस में इन्वॉल्व होने के बाद भी व्हेन कपल आर अनेबल टू कंसीव और गेट प्रेग्नेंट, देन इट इज़ कॉल्ड इनफर्टिलिटी, या फिर इसे हम लोग क्या बंध्यत्व कहते हैं, ठीक है। तो जो आयुर्वेद में है उसमें बंध्यत्व के जो कारण बताए गए हैं वो सबसे पहले तो क्या 20 प्रकार के जो योनि व्यापद या योनि रोग बताए गए हैं वो है। इसके बाद क्या वातवर्धक आहार विहार जो है, ठीक है। तो वातवर्धक आहार विहार का मतलब क्या है, रूक्ष भोजन करने से, अल्प भोजन करने से, रात्रि जागरण करने से, ठीक है, ज़्यादा श्रम करने से, शक्ति से अधिक क्या है कार्य करने से, ठीक है। तो इस तरीके के जो वातवर्धक आहार विहार है उनका सेवन करने से क्या होता है बंध्यत्व का होना बताया गया है, ठीक है। फिर इसके साथ ही साथ अगर कोई दूसरी बीमारी है पेशेंट में जिसकी वजह से क्या है जिसका लक्षण के रूप में क्या है या जिसके परिणाम स्वरूप कॉम्प्लिकेशन क्या है बंध्यत्व की उत्पत्ति हो रही है, तो उसके बारे में भी वहाँ बताया गया है। साथ ही साथ जो शुक्र दोष बताए गए हैं, ठीक है, या आर्तव के 8 दोष बताए गए, शुक्र के 8 दोष बताए गए, ठीक है। तो अगर आर्तव या शुक्र में कोई भी दोष है तो इसके कारण भी क्या होता है बंध्यत्व की उत्पत्ति हो सकती है। तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या, जो आर्तव की चिकित्सा बताई गई, जो शुक्र दोष की चिकित्सा बताई गई है रिस्पेक्टिवली, वो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या है कारण बताए गए हैं बंध्यत्व के, ठीक। जो 20 प्रकार के योनि दोष हैं वो, आर्तव और शुक्र दोष जो होते हैं वो, इसके साथ वातवर्धक आहार विहार का सेवन है। इसके अलावा जो अदर कुछ बीमारी अगर फीमेल को है, योनि से रिलेटेड है या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है या मेल्स में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी क्या है बंध्यत्व हो सकता है, ठीक। इसकी संप्राप्ति क्या है कि निदान सेवन यानी वातवर्धक आहार विहार का जब मनुष्य सेवन करता है तो उसके कारण क्या होता है उसके शरीर में वात की वृद्धि होती है, ठीक। वात जो है वो शुक्र और आर्तव यानी कि फीमेल्स में क्या है रज का क्षय करता है और पुरुषों में क्या है शुक्र का हनन करेगा, जिसके कारण क्या है फिर बंध्यत्व की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो वात की क्योंकि वृद्धि हो रही है तो इसके ट्रीटमेंट में भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो मेडिसिन वहाँ बताएंगे वो किस तरीके की होनी चाहिए, वातनाशक होनी चाहिए, है ना, वातनाशक मेडिसिन हम लोग यहाँ पे बताएंगे,
ठीक। अब अगर इसके भेद की बात करें तो चरक ने बंध्या के जो है जो स्त्री उन्होंने स्त्री अभी फीमेल इनफर्टिलिटी की बात करूँ मैं, जो स्त्री बंध्या है उनके 3 प्रकार बताए हैं। ठीक है, एक तो क्या बंध्या, दूसरा साप्रजा और तीसरा अप्रजा। ठीक। बंध्या का मतलब क्या होता है कि जब स्त्री के गर्भाशय और जो शुक्र दोष है उसके बीज भाग में गड़बड़ होती है, यानी बीज भाग जो है वो दूषित होता है, तो उसके कारण जो उत्पन्न होती है स्त्री वो क्या होती है, बंध्या कहलाती है। ठीक है, इसे हम लोग क्या षंडी योनि व्यापत से भी कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, षंडी में क्या होता है कि जन्म से ही क्या होता है, गर्भाशय की अनुपस्थिति होती है। ठीक है, गर्भाशय है और ओवरीज है, यानी यूट्रस और ओवरीज की क्या अनुपस्थिति होती है। ठीक, तो बंध्या का मतलब क्या है, जब माता के पेट में कोई फीटस जो है, फीमेल फीटस जो है, उसके क्या होता है, गर्भाशय और बीज भाग जो वो दूषित हो जाता है, तो उसके कारण जो फीमेल उत्पन्न होती है वो कैसी होती है, बंध्या फीमेल कहलाती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है वो है साप्रजा। तो साप्रजा का मतलब क्या होता है कि ऐसी फीमेल जिसके एक या एक से अधिक संतान की उत्पत्ति हो चुकी है, परंतु अब वो जब प्रेग्नेंट होना चाह रहे हैं तो वो अनेबल टू कंसीव है। ठीक है, यानी कि फीमेल जो है उसके एक या एक से अधिक संतान होंगे, लेकिन वो अब क्या है, अब वो संतान उत्पत्ति करने में अभी वो समर्थ नहीं है। ठीक, बाकी सारी कंडीशंस सेम है कि अनप्रोटेक्टेड कॉइटस है, रेगुलर कॉइटस है, यानी जो फर्टिलिटी पीरियड होता है उसी टाइम पे हो रहा है, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है। ठीक है, बाकी सारा सब चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी एक या दो बच्चे होने के बाद अब फीमेल क्या अनेबल है कंसीव करने में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, साप्रजा बंध्या बोलेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, अप्रजा का वर्णन किया है। अप्रजा का मतलब क्या होता है, जो स्त्री है उसने कभी भी क्या है, गर्भधारण नहीं किया है, या अगर उसे गर्भधारण होता भी है तो क्या है, गर्भपात या फिर गर्भस्राव हो जाता है। ठीक है, यानी कि स्त्री ने कभी भी एक संतान को क्या है, जन्म नहीं दिया है। ठीक, पहले उससे गर्भधारण ही नहीं होता है, और यदि गर्भधारण हो भी जाता है तो क्या है, गर्भपात और गर्भस्राव हो जाता है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने जो 3 महीने तक का समय है उसे गर्भस्राव कहा है, और 4 महीने के बाद जो गर्भ का क्षय होता है उसे क्या है, गर्भपात कहा है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, अप्रजा बंध्या बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आचार्य चरक ने इन तीनों का वर्णन किया। इसके बाद आचार्य हारित है, उन्होंने 6 प्रकार की बंध्या का वर्णन किया। ठीक है, इसमें जो है वो है काक बंध्या। काक बंध्या का मतलब क्या होता है कि एक संतान तो है फीमेल के, लेकिन उसके बाद क्या है, दूसरा संतान वो उत्पन्न करना चाहती है लेकिन वो अनेबल टू कंसीव है। ठीक, तो काक बंध्या का मतलब क्या है, एक संतान होने के बाद जब दोबारा क्या है फीमेल कंसीव नहीं कर पाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काक बंध्या कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा है अनपत्या। अनपत्या का मतलब क्या है कि स्त्री ने कभी भी क्या है, गर्भधारण नहीं किया है। ठीक है, यानी कि प्राइमरी फर्टिलिटी है, वो कभी भी फीमेल जो है उसने कभी भी क्या है, कंसीव नहीं किया है। ठीक, इसके बाद जो तीसरा है वो है गर्भस्रावी। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, गर्भस्रावी का मतलब क्या है कि फीमेल कंसीव तो करती है, यानी उसे प्रेगनेंसी तो होती है, लेकिन बार बार क्या है, गर्भ जो है वो एबॉर्शन हो जाता है, उसको रिपीटेड एबॉर्शन जो बोलते हैं। ठीक है, उसका केस है। तो गर्भस्रावी का मतलब क्या है कि बार बार क्या है, गर्भ का स्राव हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही और फीमेल क्या बंध्या है, यानी इनफर्टाइल है। ठीक है, इसके बाद क्या है, मृतवत्सा। तो मृतवत्सा का मतलब क्या होता है कि ऐसी स्त्री जो गर्भ तो धारण करती है, परंतु उसकी जो गर्भ है वो या तो गर्भाशय में ही मर जाता है, या फिर स्त्री जो है वो मृत गर्भ को क्या है, जन्म देती है। यानी कि स्टिल बर्थ का केस और आईयूडी दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है, स्टिल बर्थ क्या होता है, जब बच्चा जो है वो पेट के अंदर ही मर जाता है। ठीक है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो क्या है कि जब बच्चा पेट गर्भाशय में ही क्या है मर जा रहा है, या फिर क्या कहते हैं, पैदा होने के तुरंत बाद वो उसकी डेथ हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसी स्त्री को हम लोग क्या बोलेंगे, मृतवत्सा, कि ये मरे हुए पुत्रों को जन्म देने वाली। ठीक है, इसके बाद क्या है, बलक्षया। बलक्षया का मतलब क्या है कि ऐसी स्त्री जिसमें क्या धातुओं का क्षय होने के कारण वो क्या गर्भधारण नहीं कर पा रही है। ठीक है, नॉर्मली क्या ये पुअर डाइट जो होता है, जो मॉडर्न टाइम में अगर हम लोग इसकी एनालिसिस करें कि पेशेंट जो है उसकी डाइट अच्छी नहीं है, एनीमिक है। ठीक है, तो इस तरीके की कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो बलक्षया का मतलब है कि धातुओं के क्षय के कारण जो स्त्री जो है वो गर्भधारण नहीं कर पा रही है। ठीक, फिर इसके बाद है अजात रस। अजात रस का मतलब क्या है कि ऐसी स्त्री जिसके साथ जब कोई मेल जो है, जब वो लोग कॉइटस में इन्वॉल्व होते हैं, उसके बाद क्या होता है, स्त्री का जो गर्भाशय है और भग है वो क्या संकुचित हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, वो गर्भधारण नहीं कर पाती है। ठीक है,
तो ये क्या है, ये 6 जो गर्भ बंध्या के टाइप्स हैं, ये क्या है आचार्य हारित ने बताए हैं। ठीक है, कौन कौन से? काकबंध्या, अनपत्या, गर्भश्रावी, मृतवत्सा, बलछया और अजात रसा। ठीक है, इसमें से जो स्टार्टिंग के 5 हैं वो सभी क्या है साध्य हैं, और जो अजात रसा है वो क्या है कृक्ष साध्य है। इसी तरह जो आचार्य चरक ने 3 बताए थे, कौन कौन से? बंध्या, साप्रजा और आप्रजा। इसमें से साप्रजा और आप्रजा तो क्या है साध्य है, लेकिन जो बंध्या है वो क्या जेनेटिक है ना, तो जेनेटिक डिसऑर्डर होने की वजह से क्या है ये असाध्य की कैटेगरी में इसको रखा गया है। ठीक, अब इसके बाद अगर हम लोग इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बोला, सबसे पहला ट्रीटमेंट किसी भी व्याधि का क्या है? निदान परिवर्जन। ठीक है, जिस भी वजह से वो व्याधि हो रही है हम उसका क्या है उन जिस भी कारणों से आहार विहार से व्याधि हो रही है हम उनका क्या है परित्याग करेंगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर कोई दूसरी व्याधि, इनफर्टिलिटी जो है वो क्या है किसी जो प्राइमरी डिजीज़ है वो कोई और है और उसके कॉम्प्लिकेशन के फॉर्म में इनफर्टिलिटी हो रही है, तो जो हम डिजीज़ है पहले उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जब एक बार उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो इनफर्टिलिटी यानी बंध्यत्व जो है वो क्या अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो बल्य, ब्रंघण और जीवनीय औषधियाँ हैं उनका सेवन कराएंगे। ठीक है, जो बल्यवर्धक यानी कि अगर जैसे धातु 6 के कारण यानी बलछया जो बंध्या है तो उसमें क्या अगर हम बल्य औषधियों का ब्रंघण चिकित्सा करेंगे ना और जीवनी औषधियों का प्रयोग करेंगे तो क्या है ऐसी स्त्रियां जो है वो गर्भधारण कर लेंगी। ठीक, इसके बाद क्या है जो संशोधन चिकित्सा की बात करें तो इसमें क्या है स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, नस्य, इन सभी का हम लोग क्या प्रयोग करेंगे। इसमें जो बंध्या यानी इनफर्टिलिटी का केस है, कल भी मैंने बताया था योनि व्यापद है या इनफर्टिलिटी का केस है, उसमें उत्तर बस्ती का क्या है बहुत ही अच्छा रोल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम उत्तर बस्ती कराएंगे। ठीक है, तो स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, इसके लिए बोला कैसे जाता है, बोला जाता है कि सर दोष अनुसार हम लोग डायग्नोसिस करके फिर उसके हिसाब से पेशेंट में स्नेहन स्वेदन कराने के बाद फिर हम वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन वस्ती इन सब का प्रयोग करेंगे। और उत्तर बस्ती का क्या है काफ़ी अच्छा रिजल्ट है बंध्या के ट्रीटमेंट में यानी इनफर्टिलिटी के बंध्यत्व के ट्रीटमेंट में। ठीक है, बंध्यत्व यानी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट में उत्तर बस्ती का काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिल रहा है। और जैसे वो बोलते हैं कि क्या आजकल होता है कराते हैं, तो हाँ सर बिल्कुल कराते हैं। ठीक है, बला तैल से करवा सकते हैं हम लोग। ठीक है, या फिर शतावरी घृत है उससे हो सकती है, शतावरी तैल से करा सकते हैं। ठीक है, दोष अनुसार है, गुरुची क्वाथ से करा सकते हैं, महानारायण तेल है, तो जो दोष है उसके हिसाब से हम लोग क्या उत्तर बस्ती डायग्नोसिस बनाने के बाद उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम लोग संशमन चिकित्सा की बात करें तो कल की तरह मैंने से कहा था कि क्या कुछ बाह्य थी कुछ आभ्यंतर थे। ठीक है, तो बाह्य वाली में अगर कल आपको योनि व्यापद की अगर चिकित्सा याद है, योनि रोग याद है, तो आदि ट्रीटमेंट आप वहाँ से भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि अगर सर कोई प्राइमरी डिजीज़ है, अगर योनि की कोई व्याधि है तो उसके हिसाब से हम लोग क्या योनि प्रक्षालन के लिए बोलेंगे ना। योनि प्रक्षालन के लिए क्या करना है, स्फटिक मैंने आपको बताया था, या फिर क्या त्रिफला चूर्ण बताया था, त्रिफला क्वाथ बताया था। ठीक है, या क्या है पंचवल्कल क्वाथ था, दशमूल क्वाथ था, तो इनमें से किसी से भी हम क्या है दोष अनुसार उसको क्या योनि प्रक्षालन के लिए कहेंगे। ठीक है, पिच्चू धारण वगैरह करवाएंगे। ठीक, इसके थ्रू क्या है हम लोग लेप वगैरह लगवाएंगे। पूरण जो था कि गोघृत से पूर्ण कर सकते हैं हम लोग योनि का। ठीक है, तो जो भी प्राइमरी व्याधि है उसका हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ क्या हम लोग जैसे नारायण तेल है, महानारायण तेल है, ठीक है, इन सब से क्या है अभ्यंग और नस्य भी देंगे। ठीक है, तो ये क्या बाह्य औषधियों के लिए हम लोग प्रयोग में से बता सकते हैं। आपको बाह्य और अभ्यंतर नहीं बोलना है वहाँ पे, तो मत बोलिए, आप नॉर्मल बोलिए कि हम लोग योनि प्रक्षालन बता सकते हैं। पिचू अगर इस तरीके की कोई व्याधि प्राइमरी डिजीज है तो उसमें हम लोग योनि प्रक्षालन बताएंगे। ठीक है, पिचू धारण करने के लिए कहेंगे, पूर्ण करने के लिए कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। सर इसके साथ साथ जो संशमन औषधियाँ हैं उसमें जैसे मैंने कहा ये क्या है वात से होने वाली व्याधि है। ठीक है, बंध्यत्व जो है इनफर्टिलिटी जो है इसमें कौन सा दोष इन्वॉल्व है, वात है। कल योनि व्यापद में भी क्या था, वात जो है वो प्रधान था, बिना वात के योनि व्यापद और शूल क्या है नहीं होता। तो आपने जो कल मेडिसिन जितनी भी याद की थी वो आप क्या यहाँ यूज कर सकते हैं, वात वाली जो मेडिसिन है। ठीक है, और या फिर वात व्याधि में जो मैंने आपको पढ़ाया था जैसे कि क्या रासना है तो आप क्या है रासनादि क्वाथ बोल सकते हैं। ठीक है, रासना सप्तक क्वाथ बोल सकते हैं, महारासनादि क्वाथ बोल सकते हैं, रासना चूर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बला है जैसे तो आप बला तैल बोल सकते हैं, बला चूर्ण बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर गुग्गुलू है तो आप क्या योगराज गुग्गुल बोल सकते हैं। ठीक है, त्रिफला गुग्गुल बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही साथ के नारायण तेल है जैसे आप इसका यूज कर सकते हैं, शतावरी घृत का यूज कर सकते हैं, शतावरी तेल का यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर इसके अलावा क्या फल घृत है उसका प्रयोग कर सकते हैं, ब्राह्मी घृत का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेस वगैरह के कारण जो इनफर्टिलिटी होता है ना, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्ट्रेस है तो उसमें क्या है इन सब का ये अच्छा रोल है, ब्राह्मी घृत वगैरह का क्या अच्छा रोल है। तो ये सारी मेडिसिन हैं जो आप वहाँ बता सकते हैं।
सकते हैं। तो वात व्याधि है, योनि व्यापद है, और ये क्या कहते हैं इनफर्टिलिटी यानी बंध्यत्व है, इन सब की मेडिसिन यानी वात जहाँ जहाँ इन्वॉल्व होगा उनमें आप ये मेडिसिन का क्या यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं मेडिसिन एक बार बोल दे रही हूँ, आप लोग स्लो स्लो थोड़ा सा बोल देती हूँ, आप में से जो लिखना चाहे वो लिख सकता है। नारायण तेल, सतपुष्पा तेल, फलघृत, ब्राह्मी घृत, शतपुष्पा घृत, दशमूला रिष्ट, योगराज गुग्गुल, महारासनादिक्वाथ या रासना सप्तक्वाथ। रासना जो है वो एकल औषधि है। अब इससे आप जो जो आपको वहां याद आए वो आप बता सकते हैं। ठीक है, दशमूला रिष्ट, अगर कुछ भी याद नहीं आए तो दशमूला रिष्ट बोलने के बाद अगर दशमूल के कंटेंट याद है, जैसे कि क्या बिल्व है, अग्निमंत है, शोनाक है, काश्मर है, पाटलिरबला है, ठीक है, तो इस तरीके से आप इनके कंटेंट भी वहाँ पर अगर आपको एक एक भी याद आ रहा है, और अगर आपकी किस्मत अच्छी है और एग्जामिनर जो इतनी जल्दी रिकॉल नहीं कर पा रहा, आप नहीं याद आ रहा, तो आप इसका यूज़ करते हुए भी वहाँ मेडिसिन बता सकते हैं। इन केस आप सब भूल गए हैं तब, अगर आपको कुछ भी रिकॉल नहीं हो पा रहा है तब। ठीक है, दशमूला रिष्ट, पुनर्नवा क्वाथ। तो पुनर्नवा से क्या, पुनर्नवा क्या शोथ शोथ को क्या ठीक करता है, तो आप वहाँ क्या पुनर्नवा क्वाथ बोल सकते हैं, पुनर्नवा चूर्ण बोल सकते हैं, पुनर्नवासव बोल सकते हैं, पुनर्नवा रिष्ट बोल सकते हैं, पुनर्नवा मंडूर बोल सकते हैं। ठीक है, अगर प्रॉपर डाइट नहीं है, उसमें आयरन की कमी है, पेशेंट में एनीमिक है, ठीक है, तो वहाँ पे ये क्या है काम कर जाएगी। अगर वो इसका एक्सप्लेनेशन पूछते हैं, मैं उसके बता रही हूँ कि पुनर्नवा मंडूर क्यों बोल रहे हो, है ना, तो आप बोल सकते हैं कि सर कभी कभी इनफर्टिलिटी जो होती है वो पुअर डाइट की वजह से होती है, ठीक है, पेशेंट एनीमिक है, तो इन सब कारणों से भी होती है। तो अगर उसमें हम लोग डायग्नोज करेंगे, देखेंगे पेशेंट को, और अगर हमें ऐसा लगता है तो हम लो आसाव या पुनर्नवा मंडूर वगैरह वो भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद शतावरी तैल है, बला तैल है, शतावरी घृत है, शतावरी तैल, शतावरी घृत, बला चूर्ण। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आयुर्वेद में दैवप्य पाश्रय चिकित्सा बताई गई है। ठीक है, तो दैवप्य पाश्रय चिकित्सा में क्या दो चीजें यहाँ बताई गई, एक तो क्या पुत्रेष्टि यज्ञ बताया गया है, ठीक, और दूसरा क्या बताया गया, जो प्रजावरण बंध बांधते हैं। प्रजावरण बंध किसके लिए, जातहारणी से रक्षा करने के लिए बांधते हैं। ठीक है, जातहारणी क्या होती हैं, जो गर्भ को नष्ट करती हैं, तो इस तरीके उनसे रक्षा करने के लिए क्या है, प्रजावरण बंध बांधने के लिए बताया गया है। तो अगर आप वहाँ बोलेंगे दैवप्य पाश्रय चिकित्सा करते हैं, तो मे भी वो पूछ रहे हैं दैवप्य पाश्रय चिकित्सा क्या होती है ना, तो क्या होता है, जो मणि है, मंगल है, होम है ना, हवन है, पूजन है, या दान दिया जाता है किसी को, ठीक है, तो इस तरीके की जो चिकित्सा होती है वो क्या होता है, दैवप्य पाश्रय चिकित्सा होती है। अब इस पर एक क्वेश्चन ये बन सकता है, आजकल के टाइम पे इन सब चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस है, मतलब दैवप्य पाश्रय चिकित्सा जो है, क्या ये कुछ साइंटिफिकली किसी भी तरीके से ठीक है, या बस ये एक रिलीजियस प्रोसेस है। तो देखिए, हमें वहाँ पे क्या होता है ना, वो क्वेश्चन ऐसे करते हैं कि आपका तो शास्त्र गलत है, आप गलत कह रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगी, उन्होंने जो लास्ट टाइम पूछा था, तो आपको वहाँ पे क्या होता है कि इसका आंसर आप इस तरीके से करेंगे कि नहीं सर, आज के टाइम पे भी ये जो चिकित्सा है वो उतनी ही रेलिवेंट है, क्योंकि जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो क्या है कि हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, कोई बताएगा? हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट समदोषा समाग्नि समधातु मल क्रिया। हाँ, दोनों ही सही है, आयुर्वेद और मॉडर्न से भी। तो जो समदोषा समग्नि समधातु मल क्रिया, प्रसन्नात्मेंद्रिय मना स्वस्थ भी धीयते। ठीक है, और जो WHO की डेफिनेशन है स्वस्थ की, वो क्या है, हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। ठीक है, तो बॉस आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, राधे बॉस जी। तो क्या है, इसमें क्या है, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हम लोग दैवप्य पाश्रय चिकित्सा करते हैं, ये बेसिकली क्या हमारे मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, और जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है, ठीक है, यानी कल भी मैंने बताया था प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, इसका क्या अर्थ होता है, वो लोग पूछते हैं कभी कभी, जब वो स्वस्थ की परिभाषा पूछ के फिर इसका बोलते हैं कि इसका क्या मीनिंग है, प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग है। तो हमारी इस वेलबींग को प्रमोट करने के लिए ही क्या है, दैवप्य पाश्रय चिकित्सा
जो है वो बताई गई है, ठीक है। और मेंटल हेल्थ को ही प्रमोट करने के लिए क्या सत्व अब्जय चिकित्सा का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। और जो फिजिकल हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए क्या है, कौन सी चिकित्सा है, युक्तिव्यपाश्रय, हाँ युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा है, ठीक है। जिसके फर्दर दो डिवीजन क्या है, अंतःपरिमार्जन और बहिपरिमार्जन, ठीक है। अंतःपरिमार्जन यानी ऐसी औषधियां जिनका हम लोग क्या अभ्यंतर प्रयोग करते हैं, और बहिपरिमार्जन जो कि क्या है एक्सटर्नल यूज के लिए जो मेडिसिन होती है ना, लोशन, अभ्यंग, लेप, इस तरीके की मेडिसिन, ठीक है। तो जो युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा है वो किस लिए है, वो फिजिकल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और जो ये दैवप्यपाश्रय है ये सोशल, मेंटल, स्पिरिचुअल वेलबींग को, और सत्वाब्जय जो है, ठीक है। तो ये आज भी उतनी ही रेलिवेंट है, क्योंकि हमारा जो मेन एम है वो पेशेंट को क्या सेटिस्फेक्शन देना, जब वो मेंटली, इससे क्या बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी, स्ट्रेस है पेशेंट का, जो एक उसके मन में जो एक बहुत सारे जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हैं, उससे क्या है उससे रिलीफ मिलेगा, ठीक। तो ये अभी भी उतनी ही रेलिवेंट है। और हाँ अभी, और इसके बाद अगर आप जैसे लगे कि वो थोड़ा सेटिस्फाई कम हुआ है, तो आप बोल सकते हैं कि सर बस अभी इस पे जो साइंटिफिक रिसर्च होनी चाहिए या इस पे साइंटिफिकली वर्क होना चाहिए आज के परिप्रेक्ष्य से, वो अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन यदि इस पे अगर साइंटिफिकली भी और वर्क किया जाए तो इसका और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो हम समझ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कि वो आपके आंसर से अभी भी थोड़ा सा संतुष्ट नहीं हो पाए तो आप उसमें ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इनफर्टिलिटी की, ठीक है। अच्छा ये तो क्या था, मैंने फीमेल इनफर्टिलिटी बता दी। अब जो मेल इनफर्टिलिटी है उसके लिए क्या है, आचार्यों ने क्लैव या फिर नपुंसक का जो वर्णन किया है, ठीक है, वो चीज़ आती है, ठीक है। तो चरक जो है उन्होंने क्या है 4 प्रकार के क्लैव का वर्णन किया है, ठीक है। और जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है 5 प्रकार के नपुंसक बताए हैं, ठीक है। कौन कौन से, 4 तो साशुक्र बोले हैं और एक क्या है आशुक्र बोला है, ठीक है। तो ये कौन कौन से, आसेक, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक और षंड, ठीक है। आसेक, सौगंधिक, कुंभिक, ईर्ष्यक, षंड, ठीक है। आसेक क्या होते हैं, ये माता पिता के अल्प शुक्र से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जब माता पिता में अत्यल्प शुक्र के कारण जो संतान की उत्पत्ति होती है उनसे, वो कैसे व्यक्ति होते हैं, आसेक्य, ठीक है, नपुंसक उन्हें बोला गया। फिर सौगंधिक में क्या होता है, जो दूषित योनि से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, या दूषित जो शिश्न है वहाँ मतलब दूषित योनि और शिश्न से उत्पन्न होते हैं, उन्हें क्या है सौगंधिक बोला गया है, ठीक है। कुंभिक क्या होता है, जो दूसरों से पहले क्या एनल सेक्स करवाने के बाद फिर क्या होता है वो जो नॉर्मल कोइटस है उसमें प्रवृत्त होते हैं, ठीक है। तो जो दूसरों से गुद मैथुन करवाने के बाद फिर स्त्री सेवन करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कुंभिक बोलते हैं, ठीक है। ईर्ष्यक क्या होते हैं, जो क्या है दूसरों को पहले कोइटस करते हुए देखने के बाद, ठीक है, फिर खुद उनमें कोइटस करने की इच्छा उत्पन्न होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, ईर्ष्यक कहते हैं, ठीक है। और जो षंड होते हैं इनके इसके 2 भेद किए गए, नरषंड और नारी षंड, ठीक है, यानी इनमें क्या शुक्र नहीं होता है, ठीक है, ये शुक्र रहित होते हैं, ठीक। तो जो आसेक क्या है वो मुख योनि हो गया, ठीक है, अत्यल्प शुक्र से उत्पन्न हो रहा है। जो सौगंधिक है वो क्या नासा योनि है, ये दूषित योनि से उत्पन्न हो रहे हैं। जो कुंभिक है वो गुद योनि है, यानी पहले ये क्या गुद में सेक्स करवाने के बाद फिर ये क्या है खुद कोइटस में प्रवृत्त होते हैं। और ईर्ष्यक क्या है, द्रक योनि हो गया, यानी दूसरों को पहले कोइटस जो है उसको करते हुए देखने के बाद फिर स्वयं इसमें प्रवृत्त होते हैं। और षंड जो होते हैं क्या शुक्र रहित होते हैं, ये क्या नर षंड होते हैं और नारी षंड होते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब अगर हम लोग इस इनफर्टिलिटी की बात करें, यानी इसे मॉडर्न से कोरिलेट करें, तो इनफर्टिलिटी का डेफिनेशन वही है जो मैंने बताया था कि 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद भी अगर जो कपल है वो कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उसे हम लोग क्या है इनफर्टाइल बोलेंगे, ठीक है, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें 2 वर्ड आते हैं, एक होता है स्टरलिटी। स्टरलिटी का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट इनेबिलिटी टू कंसीव, ठीक है। और इसी के साथ एक और वर्ड आता है फिकंडिटी। इसका मतलब होता है एबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल टू कंसीव, ठीक है। तो ये 3 वर्ड हैं, एक होता है इनफर्टिलिटी, दूसरा होता है स्टरलिटी और तीसरा होता है फिकंडिटी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है फिकंडिटी का, कि एबिलिटी जो होती है ना, यानी कि जो स्त्री और पुरुष है वो जो कोइटस के थ्रू जो संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, प्रोजेनी अपना जो जनरेशन उसे आगे बढ़ा सकते हैं, जो उनकी सेक्सुअल पोटेंसी है, पावर है, वाइबिलिटी है, उसे ही क्या बोलते हैं फिकंडिटी बोलते हैं, ठीक है। और स्टरलिटी क्या होता है, इन कंप्लीट इनेबिलिटी, ठीक है, या एब्सोल्यूट इनेबिलिटी टू कंसीव,
ठीक है। और इनफर्टिलिटी में क्या होता है कि कपल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्या है वो अभी 1 साल से अनप्रोटेक्टेड कोइटस के बाद भी वो क्या है कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो अब अगर हम लोग बात करें इनफर्टिलिटी की तो ये क्या है 2 तरीके की होती है। एक क्या होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी होता है, दूसरा क्या होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी इनफर्टिलिटी है उसमें क्या होता है कि जो फीमेल है उसने क्या एक भी बार कंसीव नहीं किया होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है वो क्या है कि यानी प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है अप्रजा हो गई। ठीक है, और साप्रजा यानी कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कि फीमेल के एक या एक से ज़्यादा बच्चे, 1 या 2 बच्चे हैं, लेकिन अब वो जब फिर से प्रेग्नेंट होना चाह रही है तो वो दोबारा क्या प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो साप्रजा जो है वो क्या है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होगी, और अप्रजा को हम लोग किससे कोरिलेट कर सकते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो कारण हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो नॉर्मली जब हम लोग थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो हम लोग इसे अलग अलग बोलते हैं कि हाँ इसके यूट्रस से रिलेटेड कॉजेज हो सकते हैं, या फिर ओवरी से रिलेटेड कॉजेज हो सकते हैं, ट्यूब से रिलेटेड कॉजेज हो सकते हैं, इस तरीके से पढ़ते हैं। बट वहाँ पे आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, देखिए इंटरव्यू का मतलब है जितना आप सिंपल उसको रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अलग अलग बताएंगे कॉजेज कि हाँ ये पिट्यूटरी से रिलेटेड कॉज है, या फिर ये हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कॉज है, ठीक है, ये ओवरी से रिलेटेड कॉज है, तो फिर आप वहाँ फंसने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कि फिर वो आपसे पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या इन सब से रिलेटेड फिर वहाँ क्वेश्चन करने लग जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको नॉर्मल सिंपल में बोलिए कि इसके जो कॉजेज हैं, कुछ कॉमन कॉजेज हैं वो क्या है। एक तो क्या थायराइड से रिलेटेड हो सकता है, हाइपोथायरॉइडिज्म है जैसे, ठीक है, उसकी वजह से भी क्या इनफर्टिलिटी हो। इसको आप हाँ ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि मेल्स रिलेटेड कॉजेज और फीमेल्स रिलेटेड कॉजेज। ठीक है, तो जो मेल्स रिलेटेड कॉजेज हैं वो क्या हो सकते हैं, एक्सेसिव स्ट्रेस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ठीक, इसके बाद क्या स्मोकिंग की जो हैबिट है, अल्कोहलिज्म है, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या कुछ इजैकुलेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इजैकुलेटरी प्रॉब्लम जो मतलब उसमें दोनों में क्या प्री इजैकुलेशन है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, कोई ड्रग का इंटेक कर रहा है, मेल अगर किसी भी तरीके की ड्रग्स ले रहा है जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो हैम्पर कर रही है। ठीक है, या फिर क्या कोई इजैकुलेटरी प्रॉब्लम है उसको, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, या फिर कोई दूसरी अदर डिजीज़ है बॉडी में जिसका सेकेंडरी इफेक्ट क्या आ रहा है कि वो फर्टाइल नहीं है, या स्पर्म का प्रोडक्शन जो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, या कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से फीमेल्स में भी हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है। ठीक है, पीसीओडी हो सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से सारा ओवरवेट है पेशेंट बहुत ज़्यादा फीमेल, या फिर अंडरवेट है, पुअर डाइट है। ठीक है, स्ट्रेस यहाँ पे भी वर्क करेगा, उसकी वजह से भी क्या इनफर्टिलिटी हो सकता है, या फिर क्या कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कि यूट्रस सेप्टम डिफेक्ट है। ठीक है, या फिर ट्रांसवर्स वजाइनल सेप्टम है, इस तरीके का जैसे मैंने बताया था ना, तो यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। ठीक, या फिर क्या है इन्फेक्शन है जैसे कि पीआईडी वगैरह है। ठीक है, सेल्फिंजाइटिस वगैरह है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई इन्फेक्शन है, या फिर क्या है फाइब्रॉइड है, या एडिनोमायोसिस है। ठीक, तो ये सारे क्या ये कारण हो सकते हैं फीमेल्स में। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, थायराइड हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है। ठीक, इसके बाद क्या पीसीओडी हो सकता है, फाइब्रॉइड यूट्रस हो सकता है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ओवरवेट हो सकती है, अंडरवेट हो सकती है, पुअर डाइट हो सकता है पेशेंट की हो। ठीक है, एनीमिक है, पुअर डाइट है, तो ये सारे कारण क्या हैं फीमेल्स में हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस क्या है, सबसे पहले सिंपल से शुरू करनी है कि सीबीसी सबसे पहले कराएंगे। ठीक, सीबीसी क्यों करा रहे हैं, हीमोग्लोबिन देखने के लिए। ठीक है, कि उसका जो एनीमिक कहीं तो नहीं है, या डाइट पुअर डाइट। सबसे पहले तो क्या है, जैसे आप डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले क्या मेडिकल हिस्ट्री आएगी। ठीक है, कि पेशेंट आए मेल एंड फीमेल जो उनकी हम लोग साथ में पहले एक बार उनसे साथ में बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या उनसे अलग अलग भी बात करेंगे। ठीक है, फिर उनकी हम लोग पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, जिसमें आप मेल जो है जो मेल है उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री में क्या है कि वो किसी ड्रग का इंटेक तो नहीं करते हैं, अल्कोहलिज्म है, सिगरेट है, स्ट्रेस है, वर्क कैसा क्या काम करते हैं। ठीक है, कहीं किसी ऐसी जगह काम तो नहीं करते, किसी कारखाने या भट्टे में जहाँ पे क्या होता है जो टेम्परेचर नॉर्मली हाई रहता है, क्योंकि हमें पता है जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसके लिए थोड़ा क्या है लो टेम्परेचर जो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से उनके वर्क प्रोफाइल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, फिर उनकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, उनका जो स्मोकिंग है, लाइफस्टाइल जो है वो किस तरीके का है। ठीक है,
है। और इसके साथ साथ उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए कि कहीं कोई बॉडी में कोई डिजीज़ तो नहीं है। इसी तरह फीमेल का भी क्या है, हम लोग जो हिस्ट्री लेंगे उसमें पूरा मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री लेंगे कि यानी कि जो साइकिल है वो रेगुलर है या नहीं है, कितने डेज जो है ब्लीडिंग होता है, और उसके बाद क्या कहते हैं टाइमली आता है, हैवी ब्लीडिंग, डिस्मेनोरिया, इस तरीके का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए पूरी उनकी क्या पहले मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे। फिर उनकी फैमिली हिस्ट्री जो है कि क्या किसी और को भी इस तरीके से या कोई फैमिली में कोई प्रॉब्लम, कोई डिजीज़ रन करती हो, ठीक है, जैसे कि क्या है हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, इस तरीके की कोई बीमारी फैमिली में तो रन नहीं कर रही है, ठीक, ये मेल के लिए भी है। फिर इसके बाद क्या है, हम उनका भी प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे कि अगर कोई सिक्रीशन वगैरह है तो इसका मतलब क्या प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या है हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, इसकी वजह से भी क्या इनफर्टिलिटी हो सकती है, ठीक है। या फिर हम जो उनका जो पेल्विस है उसका पूरा एग्जामिन करेंगे, यूट्रस है, वेजाइना है, इसका अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे कि कोई स्ट्रक्चरल या डिफॉर्मिटी या एनोमली तो नहीं है कुछ भी पेशेंट में, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या है उनका साथ में एक बार हिस्ट्री लेने के बाद उनसे अलग अलग उनकी हम लोग हिस्ट्री लेंगे, बात करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशंस पे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन में सबसे कॉमन क्या है, सीबीसी है। सीबीसी के बाद क्या हम लोग मेल्स में क्या सीमन एनालिसिस कराते हैं, ठीक है। और सीमन एनालिसिस कराने के लिए 3 से 7 दिन तक का क्या है एब्सटिनेंस होना चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल ने आपस में कोई भी फिजिकल रिलेशन ना बनाया हो फॉर 3 to 7 डेज, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, तभी रिपोर्ट सही आती है, ठीक है। तो सीमन एनालिसिस कराएंगे। फिर सीमन फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो सीबीसी के बाद हम लोग क्या थायराइड टेस्ट जरूर कराएंगे, टीएसएच प्रोफाइल जो होता है T3 T4 टीएसएच कराएंगे। इसके बाद हम लोग क्या फीमेल में टीएसएच कराने के बाद कुछ टॉर्च टेस्ट होता है, जैसे अगर उसमें रिपीटेड एबॉर्शन की हिस्ट्री भी है अगर फीमेल में, तो हम लोग क्या टॉर्च टेस्ट वगैरह कराते हैं, ठीक। इसके बाद क्या हार्मोन प्रोफाइल जो है, जैसे कि जिसमें क्या हम लोग देखते हैं एफएसएच है, एलएच है, ठीक है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब देखते हैं, तो हम लोग हार्मोन प्रोफाइल कराएंगे, ठीक। इसके बाद क्या हम लोग यूएसजी करा सकते हैं, ठीक है। अल्ट्रा यूएसजी कराने में पीसीओडी वगैरह है या अगर कोई फाइब्रॉइड यूट्रस है तो इस तरीके की चीज़ें क्या है पता चल जाएंगी डायग्नोसिस में, ठीक। इसके बाद क्या हम लोग अगर पेटेंसी देखना चाहते हैं कि ट्यूब पेटेंट है या नहीं है, ठीक है, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है वो ओपन है या नहीं है, तो इसके लिए हम लोग क्या एचएसजी करा सकते हैं, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी कराते हैं, ठीक है। एचएसजी क्या होता है, इसमें एक डाई जो कैनुला के थ्रू जो फीमेल है उसकी वजाइना में एक डाई डाली जाती है और फिर उसके बाद क्या एक्सरे लिया जाता है। तो अगर ट्यूब पेटेंट होते हैं तो डाई क्या है दोनों फेलोपियन ट्यूब से होते हुए फैल जाती है पूरे उसमें, और अगर पेटेंट नहीं होते हैं तो जहाँ पे भी क्लोज्ड होते हैं फेलोपियन ट्यूब वहाँ से आगे वो डाई क्या है नहीं फैलती है, ठीक। तो एचएसजी यानी हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी कराते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है ओवुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, साइकिल जो ओवुलेटरी है या नहीं है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या है फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं, ठीक है। ये 9th डे ऑफ मेंसेस से शुरू होती है। इसमें हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन मतलब ऑल्टरनेट डेज पे क्या यूएसजी कराते हैं, ठीक है। तो इससे हमें क्या है और एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है उसको मेजर करते रहते हैं, ठीक है। एक तो क्या ओवम की ग्रोथ देखते हैं कि ओवम या तो राइट या फिर लेफ्ट, एक ओवरी में क्या है ओवम इंक्रीज होगा डे बाय डे, और दूसरा क्या जो एंडोमेट्रियम थिकनेस है वो भी इंक्रीज करेगी। एंडोमेट्रियम थिकनेस इंक्रीज होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वही क्या इम्प्लांटेशन बेड बनाता है जहाँ पे क्या फ्यूजन के बाद जाइगोट आके इम्प्लांट होगा। और ओवम अगर रेगुलरली उसका साइज बढ़ रहा है और फिर 14th या 15th डे जब एलएच सर्ज होता है तो उसके बाद अगर ओवम जो है वो रप्चर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है वो ओवुलेटरी साइकिल है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या एनओवुलेटरी साइकिल है, ठीक। तो हम लोग क्या फिर फॉलिकुलर स्टडी कराते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं होता है तो फिर हम लोग क्या है जो जैसे कि हम लोग आर्टिफिशियल जो तरीके हैं जैसे आईवीएफ वगैरह है उनकी तरफ फिर पेशेंट को प्रोसीड करते हैं। जो इनके रिजल्ट्स आते हैं फिर उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कैसा क्या ट्रीटमेंट है मॉडर्न में, ठीक है। बट हमें मॉडर्न में इतना ट्रीटमेंट नहीं बताना है, हमें वहाँ पे अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताना है, तो आप मॉडर्न में इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर इनके हिसाब से पूछा जाता है तो, ठीक है। और आपका जो ट्रीटमेंट होगा वो आयुर्वेदिक होगा। अगर वो कहते हैं कि ठीक है स्पर्म, जैसे मैंने उस दिन शेयर किया था ना एस्थेनोस्पर्मिया, एज़ोस्पर्मिया वगैरह, अगर ऐसा है कि स्पर्म काउंट जो बहुत ज़्यादा लो है और जो फीमेल्स हैं उसमें भी मतलब एज भी ज़्यादा हो गई फीमेल की, ठीक है। केस दे रहे हैं जैसे कि फीमेल की एज क्या है 35 ईयर से ज़्यादा है और जो मेल है उसमें स्पर्म काउंट लो है या फिर ठीक भी है, तो ऐसे केस में आप क्या सजेस्ट करेंगे, मतलब आप ट्रीटमेंट करेंगे या नहीं। तो क्या है कि हमें देखिए वहाँ पे अपनी ये नहीं सिद्ध करना है कि हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हमें मेनली क्या पेशेंट का ख्याल करना है। तो क्योंकि फीमेल की एज 35 से ज़्यादा हो रही है और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या मीनोपॉज के चांसेस 40, 45, 50 की जो एज होती है, तो हम क्या करेंगे इस केस में अगर
अगर हमें लगेगा कि कुछ हो सकता है डायग्नोसिस के बाद, तो हम उससे ट्रीट करेंगे, उत्तर बस्ती वगैरह देके रिजल्ट अगर मिल रहा है ठीक है। अदरवाइज क्या, फिर पेशेंट को हम लोग IVF वगैरह या अदर जो अवेलेबल ऑप्शंस है, एडॉप्शन है, उसके बारे में सबसे पहले IVF से पहले भी क्या एडॉप्शन बोलना है, ठीक है, कि हम लोग फिर पेशेंट को काउंसिल करेंगे कि वो एडॉप्शन के लिए जा सकते हैं अगर वो कंफर्टेबल हो, और अगर नहीं है तो फिर वो IVF वगैरह के लिए हम उन्हें रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनफर्टिलिटी के बारे में था, ठीक है, इनफर्टिलिटी या और जो आयुर्वेद में इसका कोरिलेशन मतलब बंध्यत्व है, उसी का मैंने इनफर्टिलिटी बताया, ठीक। अब एक है PCOS, जो PCOS का एक बहुत बड़ा कारण भी है किसका, इनफर्टिलिटी का वन ऑफ द कॉज है। और PCOS जो है वो बहुत कॉमन बीमारी है, 1 से 10 में से 1 जो है आउट ऑफ 10 हर एक फीमेल को क्या है ये बीमारी आजकल हो रही है, ठीक है। और PCOS होता क्या है, तो जो ह्यूमन फीमेल है, फीमेल में क्या होता है, 5 हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके पूरे रिप्रोडक्टिव साइकिल में 5 हार्मोन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो क्या क्या है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, LH और GnRH, ठीक है। तो जब इन हार्मोन्स में कोई इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में डिफरेंट सिम्टम्स जो हैं, डिफरेंट बीमारियां दिखाई देते हैं, उसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या है, PCOS बोलते हैं, ठीक है। जो ये 5 हार्मोन्स हैं, इनके इम्बैलेंस की वजह से जो डिफरेंट व्याधि उत्पन्न होती है बॉडी में, डिफरेंट सिम्टम्स, लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो PCOS जो है, इसके अगर कारण की बात करें तो इसके कारण जो है वो एक तो क्या हेरिडिटरी हो सकता है, यानी क्या जेनेटिक हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या है, स्ट्रेस वगैरह भी इसका हो सकता है। तीसरा क्या है, एंड्रोजन का एक्सेस प्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। जब ओवरी, एंड्रोजन क्या है, मेल सेक्स हार्मोन है, ठीक है, लेकिन जब क्या है ओवरी जो है वो एक्सेस में एंड्रोजन प्रोड्यूस करने लगते हैं फीमेल्स में, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो साइकिल है वो एनओव्यूलेटरी हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से एक्ने और हर्सिटिज्म जैसी प्रॉब्लम्स भी दिखाई देती हैं, ठीक। इसके साथ ही साथ क्या इंसुलिन रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। जैसे जब क्या होता है जो अनुचित आहार विहार है, उसकी वजह से जो बॉडी सेल्स हैं वो इंसुलिन के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, ठीक है। तो जब ये ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है, तो बॉडी क्या करती है, और ज़्यादा इंसुलिन का सिक्रीशन करती है, ठीक है। तो जो एक्सेसिव इंसुलिन है, ये क्या है, एंड्रोजन का सिक्रीशन कराता है, ठीक है। ये एंड्रोजन का प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। एंड्रोजन के प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है, फिर साइकिल क्या ओवुलेटरी होगी, और वही हर्सिटिज्म है, एक्ने है, इन सब की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन है, ठीक, इंसुलिन रेजिस्टिविटी है, तीसरा क्या है, हेरिडिटरी है, स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ कारण हैं जिनकी वजह से क्या होता है, ये PCOS जो है वो होता है, ठीक है। अब अगर इसकी सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स की बात करें तो PCOS में हम सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है, एक तो क्या होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी, ठीक है, यानी ओवरी में क्या है, बहुत सारे सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। यही USG में क्या है, पर्ल शेप में दिखता है, ठीक है, यानी कि पर्ल नेकलेस के, जब हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पर्ल नेकलेस अपीयरेंस हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या पेशेंट पे क्या एक्ने हो जाता है, ठीक है, हर्सिटिज्म की प्रॉब्लम रहती है उसे, ठीक है, वेट गेन होने लग जाता है पेशेंट को, ठीक। तो इस तरीके के क्या है, उसमें इनफर्टिलिटी है, ठीक, इसमें पाया जाता है। PCOS की वजह से क्या इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है फीमेल्स में, ठीक। तो ये क्या है, कुछ इसके सिम्टम्स हैं, ठीक। इरेगुलर मेंसेस हो जाता है, यानी पीरियड जो है वो क्या एबनॉर्मल हो जाता है, या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। कभी क्या है, साइकिल शॉर्ट हो गई, कभी 28 डेज से पहले ब्लीडिंग हो रही, कभी 35 डेज के बाद भी हो रही है, मतलब कुछ भी इरेगुलर मेंसेस है, ठीक है। मेंसेस का कोई टाइम जो है जो होना चाहिए वो नहीं रह जाता है। तो ये सारे क्या है, एक्ने है जैसे, या इरेगुलर मेंसेस है, या वेट गेन है, ठीक है, ये सारे क्या है, या पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तो ये सारे क्या है सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं किसमें, PCOS में, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम लोग डॉक्टर साहब साइज बता दीजिए जरा इसका, ओवरी का। मैम इसमें साइज का नहीं होता, इसमें क्या होता है कि ओवरी में बहुत सारे छोटे से लेके बड़े तक जो सिस्ट है उनका फॉर्मेशन होने लग जाता है, ठीक है। मल्टीपल सिस्ट दिखाई देते हैं इसमें ओवरी में। कुछ साइज भी तो रहता है कि साइज मैम ऐसा PCOS में साइज का तो मुझे आइडिया नहीं, मतलब जैसे 3 से 5 mm के सिस्ट हैं, या 5 से 8 mm के मल्टीपल सिस्ट इस तरीके से दिखाई देते हैं कि 3 से 5 mm का सिस्ट है, 5 से 8 mm का सिस्ट है, ठीक है। इस तरीके के स्मॉलर सिस्ट जो है वो दिखाई देने लगते हैं ओवरी में। और जो ओवरी का साइज आप बोल रहे हैं कि ओवरी का साइज बढ़ जाता है, तो वो क्या ओवरी का ट्यूमर है अगर, ठीक है। इस केस में हम लोग मतलब देखते हैं कि हाँ ओवरी का साइज अभी कैसा क्या हो गया, या फिर ओवरी के अंदर जो फॉलिकुलर सिस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें रहता है कि 3 से 6 mm के सिस्ट हैं तो ठीक
हो जाएंगे। 10 से 15 mm का है तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं 10 mm अप टू 10 mm तक क्या होता है हम लोग मेडिसिन से ट्रीट करने का सोचते हैं। अगर फॉलिकुलर सिस्ट जो है वो 12 से 15 mm या उससे ज़्यादा का है तो फिर हम लोग क्या है जो फॉलिकुलर सिस्ट होता है या फिर जो दूसरे सिस्ट बनते हैं, ठीक है, उसमें फिर हम लोग क्या पेशेंट को सर्जरी के लिए एडवाइस कर देते हैं। ठीक है, हाँ यही था। जी मैम। तो कहते हैं हाँ ये क्या हो गया, सिम्टम्स हो गए, एक्ने वगैरह, इरेगुलर मेंसेस हो गया, या फिर क्या कहते हैं वेट गेन हो रहा है, इनफर्टिलिटी हो रहा है, ये सब क्या पीसीओएस के सिम्टम्स हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सीबीसी कराएंगे। ठीक, सीबीसी कराने के बाद क्या है हम लोग फिर इसमें यूएसजी कराते हैं। यूएसजी में क्या होता है, पर्ल नेकलेस अपीयरेंस जो है वो हम लोगों को दिखाई देता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट मॉडर्न में जो ट्रीटमेंट चलता है वो तो साइकिल को रेगुलर करने के लिए हम लोग ओसीपी वगैरह देते हैं, ठीक है, और अदर ट्रीटमेंट है, लेकिन हम लोगों को वो नहीं बताना है, हमें जो है अपना आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट बताना है। तो जो पीसीओएस है वो उसको आयुर्वेद में हम लोग ग्रंथि रोग से कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे पीसीओएस वहाँ पूछा जाता है तो आपको मॉडर्न में ही ज़्यादा बताना पड़ेगा, मतलब जो इसकी डायग्नोसिस और जो इसके सिम्टम्स वगैरह हैं, ठीक है, और जो कोरिलेशन अगर वो पूछेंगे तो ग्रंथि रोग से बताएंगे। एज सच पीसीओएस की जैसे पीसीओएस है तो स्पेसिफिक उसी के कोरिलेशन नहीं है, हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ग्रंथि रोग से हम लोग इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रंथि जो है वो आचार्य चरक ने क्या 6 प्रकार की बताई हैं, वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, शिराज और मांसज ग्रंथि। ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत है उन्होंने 5 प्रकार की बताई है। ठीक है, उन्होंने क्या मांसज ग्रंथि नहीं मानी, उन्होंने वातज, पित्तज, कफज, मेदोज और शिराज मानी है। ठीक, मांसज ग्रंथि जो उन्होंने नहीं मानी है। ठीक है, और इसके अगर हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या है, त्रिफला गुग्गुल है, ठीक है, या कांचनार गुग्गुल है, इसका यूज़ कर सकते हैं। शतावरी चूर्ण है, शतावरी घृत है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं तो अश्वगंधा चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोग पेशेंट को जो दालचीनी है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे दालचीनी वाला जो भी कंटेंट है चूर्ण वगैरह इस तरीके से बता सकते हैं, हम बोल सकते हैं खाने में जो है इसको बढ़ाएं। ठीक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए अगर शुरू से बोलूँ तो वही जो मैं मतलब बोलती हूँ रोज़, और मैं डायरेक्ट औषधि पे आ गई। सबसे पहले क्या हम लोग निदान परिवर्जन बोलेंगे। ठीक है, निदान परिवर्जन यानी जिस भी आहार विहार से जो सर्काडियन रिदम, अगर जैसे पेशेंट जो ओवर वेट है तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो अपना वेट जो थोड़ा कम करे। ठीक है, अगर वो अंडर वेट है तो हम लोग बोलेंगे कि डाइट प्रॉपर करें और वेट जो है उसको गेन करें। ठीक है, प्रॉपर डाइट रखें अपनी। ठीक, फिर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बताएंगे। ठीक है, कि यानी रोज सुबह थोड़ा सा क्या है वॉक के लिए जाना है, रात में 10 बजे तक क्या है सो जाना है। ठीक है, खाना जो है कार्बोहाइड्रेट लेस फूड खाना है, मतलब ठीक है, यानी प्रोटीन रिच डाइट लेनी है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिच फूड लेना है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट लेस फूड लेना है। ठीक है, कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन हमें करना है। ठीक है, इस तरीके का खाना लेना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कम इसलिए लेना है क्योंकि इससे क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टिविटी पे असर पड़ेगा। ठीक है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए पेशेंट को बताएंगे। फिर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद क्या हम लोग जो उसमें औषधियों का प्रयोग करेंगे वो जैसे कांचनार गुग्गल है, त्रिफला गुग्गुल है, पुनर्नवासव है, पुनर्नवा चूर्ण है, पुनर्नवा मंडूर है, ये सब दे सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग क्या अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ मेडिसिन हैं जो कि हम लोग क्या है इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगी मैम। ठीक है, इसके लिए है ब्लड शुगर जो है उसको भी कम करने का काम करेगी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कांचनार गुग्गुल है, त्रिफला गुग्गुल है, या फिर क्या कहते हैं आप लिख लीजिए अगर आप में से किसी को लिखना हो। त्रिफला गुग्गुल, कांचनार गुग्गुल, पुनर्नवा क्वाथ, पुनर्नवा चूर्ण, पुनर्नवासव, पुनर्नवा रिष्ट, अश्वगंधा चूर्ण, या अश्वगंधा की टैबलेट्स भी आती हैं पर वहाँ आप अश्वगंधा चूर्ण ही बोलिएगा, अश्वगंधा चूर्ण है। ठीक है, शिग्रू है उसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे शिग्रू का नॉर्मली क्या ग्रंथि में लेप लगाया जाता है। तो अगर ये पूछा जाए कि किस तरीके की ग्रंथि है तो आप जो बाह्य और आभ्यंतर ग्रंथि 2 प्रकार की बताई गई है ना आचार्यों ने जो बताई है, तो हम लोग कहेंगे ये आभ्यंतर ग्रंथि से हम लोग इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, पीसीओएस को।